नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। शुभम बरनवाल आप सभी का ऑल एग्जाम्स पीवाईक्यू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और आज हम भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत के संविधान का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि अब तक हमने पिछली कौन कौन सी वीडियो कंप्लीट कर ली है। हमने एकदम शुरुआत से शुरू करके और हम इस चैप्टर पे जो भारत के संविधान का भाग 4 है, आज यहां पर पहुंचे हैं। मौलिक अधिकार हो, चाहे भाग 2 में नागरिकता हो, चाहे उसके पहले भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो, उससे पहले हमने शुरुआत की थी भारत के संवैधानिक विकास से। और हम इस पूरे क्रम में एक तरीके से पढ़ते हुए, भारत की संविधान सभा को पढ़ते हुए, समझते हुए आज पहुंचे हैं जिस पड़ाव पर, उसे हम राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और दोस्तों, मेरी मानिए तो ये शब्द, ये वाक्य, ये भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज। सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि आप किसी एग्जाम के स्टूडेंट हैं या किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं, इस लिहाज से कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, आप अपनी व्यवस्थाओं को, आप अपने अधिकारों को कितना अच्छी तरीके से जानते हैं, कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए, अब बहुत ज्यादा बातें न करते हुए मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूं और हम वहीं पे बातें करेंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये चैप्टर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बात करें दोस्तों, एक नया पेज लेते हैं। बात करें अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की, तो इसका वर्णन कहां है? डीपीएसपी का वर्णन भारत के संविधान के भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में। वनडे के एग्जाम्स में क्या होता है, कई बार बहुत ही सतही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे। अब तो जैसे जैसे एग्जाम्स का लेवल बढ़ रहा है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्रश्न थोड़े डिटेल में जाकर पूछे जाएं, और पूछे भी जाने चाहिए। अगर वनडे एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में भी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि डीपीएसपी किस भाग में है, भाग 4, तो मैं मान के चलता हूं कि 60 से 70% बच्चों को यह प्रश्न आ रहा है। और इस प्रश्न को कर आप बहुत ज्यादा लीड नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन यह बात है कि अगर आपने इस प्रश्न को गलत कर दिया तो आप 60 से 70% लड़कों से इस प्रश्न में पिछड़ जाएंगे। तो किसी प्रश्न की महत्ता को कम करके हम नहीं देखेंगे, लेकिन आज जो है, जैसे मान लीजिए डीपीएसपी क्या है, भारत के संविधान के भाग 4 में है। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न अब थोड़ा सा डिटेल में आ रहा है, अंदर से चीजें पूछी जा रही हैं कि यह अनुच्छेद क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है। या आप बड़ी एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर यूपीपीएससी दे रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो प्रश्न आपसे और डिटेल में जाकर पूछा जाएगा। वहां पर आपसे पूछा जाएगा, प्रावधानों को बस नहीं पूछा जाएगा, उसका इंप्लीकेशन, मतलब कि किस तरीके से चीजों को देखा जा रहा है। तो चलिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में हम इस डीपीएसपी को यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद दोस्तों अगर बात की जाए तो पूरा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हम इस भाग में पढ़ेंगे। 36 से लेकर 51 तक। इससे पहले भाग 3 में हम अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 6 मौलिक अधिकारों को पढ़ा था। अब हम 36 से 51 तक का अनुच्छेद इस भाग में पढ़ने जा रहे हैं, जो भारत के संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णन है। सबसे पहले इस शब्द को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब होता क्या है। दोस्तों, मैं एकदम ग्राउंड लेवल से चीजों को लेकर चल रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि हम में से बहुत हैं जो बहुत सारी चीजें जानते हैं, और उन्हें लग रहा होगा कि बहुत ही धीरे हो गया, और बहुत ही लोग हैं जो थोड़ा सा बेसिक लेवल से चीजों को शुरू कर रहे होंगे। तो हम स्पीड भी पकड़ेंगे, चीजों को तेजी से भी करेंगे, लेकिन एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होने का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है? राज्य की नीतियों को निर्देशित करने वाले ऐसे तत्व जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसे सिंपल भाषा में, समान भाषा में हम तोड़ के देख लेते हैं। राज्य की नीतियों को निर्देशित करने वाले तत्व हैं जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए राज्य है,
फला राज्य कोई नीति बनाना चाहता है, फला राज्य कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, कोई कानून बना रहा है। अब कानून बनाने के दौरान, कोई पॉलिसी या कोई एक्ट बनाने के दौरान नियमों का ऐसा समुच्चय है, ऐसे आदर्श हैं जो उसे निर्देशित करेंगे, जो कहेंगे महिलाओं के लिए ऐसा कानून बनाओ, बच्चों के लिए ऐसा कानून बनाओ, बुजुर्गों के लिए ऐसा कानून बनाओ, इसमें ये सुधार करो, वो सुधार करो, ऐसा कानून बनाओ जिसमें ग्रामीण व्यवस्था हो, जिसमें पंचायती राज हो, ऐसा कानून बनाओ जिसमें समान नागरिक संहिता हो, मतलब सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान सिविल कोड हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम कहते हैं। यानी ये तत्व क्या हो, निर्देशित करते हैं उन एक्ट्स को, उन पॉलिसीज को, यानी राज्य को क्या कहते हैं, एक बेटर सोसाइटी को बनाने के लिए सहयोग करते हैं। तो इसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत देखते हैं। आइए बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व को लिया कहां से गया था। हमारे संविधान में इस बात की अवधारणा, नीति निर्देशक तत्व को, डीपीएसपी को, जिसे भारत के संविधान के भाग 4 में रखा गया है, इसे आयरलैंड से लिया गया था। हम सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, और एक दौरान तो पीसीएस से लेकर हर एग्जाम ने एक बार इसको जरूर पूछा है। तो आयरलैंड के संविधान से, जो 1937 में ये बना था, इसके संविधान से हमने चीज ली। आयरलैंड ने कहां से लिया था दोस्तों, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है और इसकी महत्ता भी बहुत ज्यादा नहीं है। आयरलैंड में ये स्पेन से लिया गया था। कहां से लिया गया था? आयरलैंड में ये स्पेन से लिया गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम आयरलैंड से हमने लिया था 1937 में, ये राज्य की नीतियों को निर्देशित करने वाले कुछ तत्वों को रखा गया था। आइए अब जरा इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं कि ये होंगी क्या। राज्य के, मैं कई बार लिखूंगा और कई स्लाइड लूंगा, इसलिए आराम से देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बात करते हैं कि इनका थोड़ा सा इतिहास क्या है। जब भारत का संविधान बन रहा था, तो भारत के संविधान को बनने के दौरान ही ये देखा गया कि राज्य की क्षमता क्या है, राज्य कितना कर सकता है। संविधान सभा इस बात पर डिस्कस कर रही थी कि राज्य क्या कर सकता है, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, कौन कौन से अधिकार नागरिकों के लिए जरूरी हैं, इस बात पर राज्य काम कर रहा था। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अधिकारों का एक ऐसा वर्ग आया, मतलब अधिकारों का एक ऐसा समुच्चय आया जिन्हें प्रदान करना राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक था। जैसे किसी अनुच्छेद का उदाहरण लेते हैं, अभी हम मौलिक अधिकार पर क्यों चले गए मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 14 में है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष क्या होंगे, सभी समान होंगे। यह ऐसा अधिकार था जिसे तुरंत दिलाना आवश्यक था, इसके लिए प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी। यानी जो भारत की संविधान सभा स्वतंत्रता के बाद एक शानदार राष्ट्र की निर्माण रखने जा रही है, आधारशिला रखने जा रही है, उसके लिए बहुत जरूरी था कि कुछ ऐसे अधिकार हों जिन्हें देश के नागरिकों और व्यक्तियों को, नागरिक प्लस सभी को जिस अनुसार हो, तुरंत दिला दिया जाए। जैसे विधि के समक्ष समानता की बात करें हम, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव न हो, अनुच्छेद 15 ऐसा अधिकार। अस्पृश्यता, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो अधिकार बहुत ही ज्यादा जरूरी थे और लागू करना राज्य का प्राथमिक दायित्व बनता था, उन अधिकारों की श्रेणी को भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रख दिया गया। लेकिन अधिकारों का एक समुच्चय और बना, किसने बनाया? बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल बीएन राव जिन्हें हम कहते हैं, भारत के संविधान के सलाहकार और उस समय के विश्व में संवैधानिक मामलों के सबसे बड़े जानकारों में से एक। बीएन राव कहते हैं कि अधिकारों का एक ऐसा वर्ग और बनना चाहिए। कैसे अधिकार? अधिकारों के इस वर्ग को भारत के संविधान की भाग 4 में रखा गया। किस में रखा गया? भाग 4 में रखा गया। अब यहां क्या हुआ? भाग 4 में ऐसे अधिकार रखे गए जिन्हें भविष्य में राज्य उपलब्ध कराएगा। जैसे मान लीजिए हम एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं, समान कार्य हेतु समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क।
समान कार्य के लिए समान वेतन, और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 39D में रखा गया है। अब सोचिए, इसे डीपीएसपी में रखा गया। डीपीएसपी का मूल मुद्दा क्या है कि ऐसे अधिकार जिसे राज्य तुरंत नहीं दिला पाएगा। क्यों? ये अधिकार भी जरूरी होना चाहिए। अगर एक समान कार्य महिला या पुरुष कोई भी कर रहा है तो दोनों परिस्थितियों में समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन अधिकारों के इन वर्गों को अलग वर्ग में क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि शुरुआत में जब भारत बना है तो क्या है, शैशवावस्था में है, यानी एक राज्य निर्माण की अवस्था से अभी तो गुजरने वाला है, शुरुआती चरण है। अगर हम अपनी अपेक्षाओं और अपनी उम्मीदों का बोझ उस राष्ट्र के ऊपर लाद देंगे तो सोचिए क्या होगा। एक नवोदित राष्ट्र बनने के समय ही क्या हो जाएगा, आकांक्षाओं के भार से दब जाएगा। इसीलिए अधिकारों का एक ऐसा समूह भी होना चाहिए जिन्हें हम भविष्य में दिलाएंगे। क्या करेंगे? भविष्य में दिलाएंगे। यानी डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी हमने क्या देखा? डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी में भी एक प्रकार के अधिकार हैं। अधिकारों की बात ही की गई है कि राज्य महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देगा। आजीविका के साधन सभी के लिए सुनिश्चित रहेंगे। जो भी सार्वजनिक संसाधन है उसका संकेंद्रण लोकहित में होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। ये सारी बातें की गई हैं डीपीएसपी में, लेकिन साथ ही ये बात उसके साथ हमें जोड़नी पड़ेगी कि इसे लागू कराना राज्य पर निर्भर कर दिया गया कि जैसे जैसे राज्य सक्षम होगा तैसे तैसे इन चीजों को क्या करेगा? लागू कराएगा। भविष्य में इन चीजों को लागू कराएगा। क्योंकि भारत क्या था? भारत एक विविध राष्ट्र है, विविध राज्य है। अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक समुदाय, अनेक भाषाएं, अनेक पहनावा, अनेक बोलियां, मतलब हर एक लहजे में विविधता है, हमारे डाइवर्सिटी है। अब सोचिए, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद अगर राज्य पर हम ये दबाव डालते कि अनुच्छेद 44 में जिस समान नागरिक संहिता पर हम आज भी बहस कर रहे हैं उसे उसी समय लागू करा दिया जाए तो ये राज्य के लिए बहुत बड़ी क्या हो जाती? बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती, बहुत बड़ा दायित्व हो जाता। और हो सकता है राज्य उस पर उस समय उतना शानदार निर्णय नहीं ले पाता, जो कि निर्णय आज भी राज्य भी लेने के प्रोसेस में है। चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा मत रखते थे कि तुरंत 44 को भारत के संविधान में शामिल कराना चाहते थे। मैं यहां पर कह क्या रहा हूं? कह रहा हूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अधिकारों का एक ऐसा समूह है जिसे राज्य भविष्य में अपनी क्षमता के अनुसार क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा। यहां पर आपने इतना समझ लिया, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अब भाग 3 और भाग 4 में अंतर क्या है? भाग 3 जिसे हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। हमने देखा था कि मौलिक अधिकार जिन्हें तुरंत उपलब्ध कराएं ये राज्य की जिम्मेदारी है। मैं मौलिक अधिकारों को FR लिख दे रहा हूं, आप फंडामेंटल राइट्स से समझिएगा। दूसरा मैं भाग 4 लिख दे रहा हूं, भाग 4 में मैं लिख रहा हूं डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व से आप इसे समझिएगा। हमने देखा कि ये ऐसे अधिकार थे जिन्हें उपलब्ध करना तुरंत जरूरी था। जब ये जरूरी था तो ये न्यायालय में क्या है? इन्फोर्सिएबल है, मतलब प्रवर्तनीय है। न्यायालय में जस्टिसिएबल है, यानी इसे पहले लिख देता हूं, न्यायालय में क्या है? प्रवर्तनीय है। जब इनके लागू न होने पर आप न्यायालय में जाएंगे और कहेंगे कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायालय इस बात की सुनवाई करेगा कि हां ये मौलिक अधिकार दिलाने जरूरी थे, कैसे इनका उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 32 के तहत इनके उल्लंघन पर मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 226 के तहत डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। 5 प्रकार की रीटें जाकर राज्य इसका समाधान करेगा। लेकिन बात क्या है? बात फंसती है यहां पर, जब भाग 4 में प्रदत्त वो सारे अधिकार जिनकी बात हम 36 से 51 तक कर रहे थे, अगर किसी कारण से किसी अधिकार का हनन हुआ और आपको लग रहा है कि राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दे रहा है और आप गए न्यायालय, तो न्यायालय क्या कहेगा? अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है, यानी राज्य इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। नॉन इन्फोर्सिएबल एंड नॉन जुडिशियबल है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये इसका टर्म है, ये याद रखिएगा। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में अंतर याद रखिएगा। हम ये भी देखेंगे कि भारत के भविष्य में एक दिन ऐसा होगा कि आगे अभी हम पढ़ेंगे कि भविष्य का मतलब आने वाले भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, इस क्लास में हम आगे देखेंगे कि कैसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में भी एक जगह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कैसे चंपकम दोराई राजम का केस आएगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पर भाग 3 में प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय को समझ लिया है, यानी डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अब हम लौटते हैं फिर से अपने बैकग्राउंड पे, हम चीजों को कहां छोड़ रहे थे हम फिर से देखेंगे। हमने राज्य की नीति, अब लिखते हैं आपके लिए डीपीएसपी, मतलब राज्य के
नीति निर्देशक तत्व। हमने कहा था कि राज्य की नीतियों को निर्देशित करने वाले तत्व हैं। निश्चित तौर पर भारत के संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि न्यायालय में क्या है, प्रवर्तनीय होंगे या अप्रवर्तनीय। न्यायालय में प्रवर्तनीय होंगे, प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय को आप बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं हमें यह अधिकार भाग 4 में मिला था, यह हमें दो। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक ऐसी अदालत है जहां इसकी सुनवाई होगी, वहां ये इन्फोर्सिएबल होंगे। तो फिर कौन सी अदालत है? आम भाषा में कहें तो वो जनता की अदालत है। यानी ये क्या है, ये राजनीतिक मत पर का निर्धारण करते हैं। अब अगर मान लीजिए नीति निर्देशक तत्व का कोई आर्टिकल है और इसे लागू कराना राज्य का दायित्व है, और अगर राज्य इसे दायित्व नहीं लागू नहीं कराता तो कम से कम भारत की जनता ये समझेगी कि हाँ ये गलती हुई है, और आने वाले चुनाव में वो क्या करेगी, उस पार्टी को दंडित कर सकती है। तो चलिए यहां पर हम अब थोड़ा सा आर्टिकल के बेस से बात करेंगे। कुछ और बात जान लीजिए इसके बारे में। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ये भारत शासन अधिनियम 1935 के उन्हीं अनुदेशों के किसके समान है जिस तरह के अनुदेश ब्रिटिश सरकार अपने प्रांतों के गवर्नरों को जारी करती थी। यह इस मामले में अलग है कि वहां गवर्नरों को अनुदेश जारी किए जाते थे, जबकि यहां पर यह विधायिका और कार्यपालिका को अनुदेश है। विधायिका और कार्यपालिका को क्या है, निर्देश है। संविधान का निर्देश है कि विधान कैसा बनना चाहिए, विधान किस तरीके का बनना चाहिए, कार्यपालिका कैसे काम करनी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम करनी चाहिए। आमतौर पर डीपीएसपी क्या है, निदेश है। चलिए इस मामले को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते और थोड़ा सा और, हाँ एक सेगमेंट और छोड़ रहा हूं। आज डीपीएसपी का महत्व क्यों बढ़ गया है? डीपीएसपी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को सिद्ध करता है। किसकी संकल्पना को? लोक कल्याणकारी राज्य, जिसे हम पब्लिक वेलफेयर स्टेट कहते हैं। डीपीएसपी लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को सिद्ध करता है। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का मतलब क्या है, इसे समझिए। इससे पहले अतीत का कोई राज्य हो, उसकी जिम्मेदारी क्या थी? उसकी जिम्मेदारी थी कि राज्य की सुरक्षा। मान लीजिए कोई राज्य है, भारत के बनने से बहुत पहले जब भारत में राजतंत्र चल रहा होगा, तब ये कोई राज्य ए है, ये कोई राज्य बी है, ये कोई राज्य सी है। ये आपस में बहुत सारे राज्य हैं और ये करते क्या थे, कि ये इस पे हमला कर रहे हैं, ये इस पे हमला कर रहे हैं, एक दूसरे से षड्यंत्र युद्ध कर रहे हैं। अगर ए ने किसी समय सी राज्य पर कब्जा कर लिया, या आमतौर पर मान लीजिए मैं राजा हूं और मेरे सामने मेरा पूरा राज्य पड़ा है, एक राजा का दायित्व क्या होना चाहिए? तत्कालीन समय में राजा का दायित्व बड़ा सीमित था। वो बस इन अर्थों में था कि किस प्रकार अपने राज्य की सुरक्षा दूसरे राज्य से करता है, किस प्रकार अपने लोगों को बस सुरक्षित रखता है, यानी सीमित दायित्व था। राज्य के लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा, राज्य के लोगों की शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी, ये पूरी व्यवस्था उस समय शायद वर्णित नहीं थी। इतिहास में हमें कितने राजा मिलते हैं अशोक की तरह, जिन्होंने आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले अस्पताल बनवाए थे। उन्होंने पशुओं के लिए भी अस्पताल बनवाए, अपने पड़ोसी राज्यों के लिए भी अस्पताल बनवाए। यानी वो कैसा सिद्धांत है? लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत है। आज का सिद्धांत बिल्कुल वैसा ही लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत है। यानी डीपीएसपी अब कोई पुलिस राज्य की बात नहीं करता, इसे हम पुलिस राज्य कहते हैं। पुलिस राज्य एक ऐसा राज्य जिसका दायित्व बड़ा सीमित हो। जैसे मान लीजिए 19वीं सदी की ब्रिटिश व्यवस्था या यूरोप की व्यवस्था लैसेज फेरे के सिद्धांत पर आधारित है। एक विद्वान है, मैं आपको नाम बताऊं उनका, एडम स्मिथ, आपने उनका नाम सुना होगा। उनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से यह किताब बड़ी फेमस है। उसमें एक सिद्धांत है कि राज्य के अहस्तक्षेप की नीति। राज्य क्या काम करेगा? राज्य बस कानून और व्यवस्था देखेगा, राज्य सुरक्षा देखेगा, ये 2-3 चीज का राज्य देखेगा, लेकिन राज्य व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उत्पादन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वितरण में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी राज्य का अस्तित्व क्या होगा? राज्य बहुत ही सीमित हस्तक्षेप करेगा। इसी को अहस्तक्षेप, लासेज फेरे का सिद्धांत कहते थे। लेकिन आमतौर पर जब लोक कल्याणकारी राज्य की बात होगी तो यह कहा जाएगा कि नहीं, अब लासेज फेरे का सिद्धांत नहीं चलेगा। इंडिया क्या है? एक सोशलिस्ट कंट्री अब तो हो गई है।
या हम कहें कि समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया प्रस्तावना में, या ऐसे भी कहें तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। और एक लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है कि अपने राज्य के लोगों के लिए चहुमुखी विकास की नीति को बनाने का कार्य ही लोक कल्याणकारी राज्य डीपीएसपी के अंतर्गत क्या है, भारत की राज्य व्यवस्था का उद्देश्य है। क्लियर है? तो ये हो गया, हमने ये डिबेट पर बात कर ली कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। आपको एक डिबेट में ले चलता हूं, थोड़ा सा क्लास डिटेल होगी लेकिन आराम से देखेंगे तो चीजों को थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे और समझ भी पाएंगे आराम से। अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, कहानी क्या, संविधान सभा में बैठक चल रही है, आखिरी दिन है, सभी अपना अपना भाषण दे रहे हैं और फिर तभी भारत के संविधान के बहुमूल्य रत्न, भारत के इतिहास के बहुमूल्य रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलने आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें करते हैं। आप इसे देखिएगा, आप राज्यसभा टीवी द्वारा बनाए गए 10 वीडियो जिनका कॉन्स्टिट्यूशन नाम से आरएस टीवी पे मिलेगा आपको देखने के लिए, उसका 10वां एपिसोड देखेंगे तो आखिरी में देखेंगे आप क्लोजिंग सेरेमनी है, मतलब वहां पर जब अपना वो भाषण देने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, तो भीमराव अंबेडकर ये बात कहते हैं, भारत का संविधान बन गया है, सब कुछ बन के तैयार है, लेकिन वो बात जो कहते हैं वो बड़ी शानदार है। वो कहते हैं कि आज भारत विरोधाभासों से भरे एक युग में प्रवेश करने जा रहा है। आज हम राजनीतिक लोकतंत्र होंगे, राजनीतिक रूप से सब कुछ समान होगा, एक व्यक्ति एक मत देगा और एक मत का एक मूल्य होगा, यानी राजनीतिक रूप से सभी समान होंगे, यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी। लेकिन अभी भारत में राजनीतिक और अभी भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं है। समाज की व्यवस्था सभी के लिए समान नहीं है, आर्थिक लोकतंत्र नहीं है, आर्थिक व्यवस्था सभी के लिए समान नहीं है। और ये वो बताना चाहते हैं कि अगर आने वाले समय में और दिनों के लिए हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को ठुकराते रहे तो मुश्किल से ये इतनी बड़ी भव्य इमारत, इतनी बड़ी जो भव्य व्यवस्था जो ये संविधान बनाया गया है, लेबोरियसली इतनी मेहनत से बनाया गया है, उसे वही लोग जिन्हें वंचित किया जाएगा एक दिन समाप्त कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र लाया जाए। तो एक और नया शब्द जुड़ गया, क्या? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। जब भी आपसे पूछा जाएगा मौलिक अधिकार किस प्रकार के लोकतंत्र की बात करते हैं, तो आप कहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं। लेकिन डीपीएसपी सामाजिक लोकतंत्र, सोशियो डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, सभी समान होंगे, आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, सामाजिक लोकतंत्र की बात करता है। चलिए, तो हमने यहां से इतनी चीजें जान ली। एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, पुलिस राज्य की अवधारणा को समाप्त करिए, ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। और अगर कोई राज्य, कोई व्यवस्था ये सोचती है कि वो पुलिस राज्य होकर काम चला लेगी, तो जनता 5 साल में उसका निपटान करने के लिए क्या है, तैयार है। बस जनता को सोचना होगा कि हमें अपने लिए सरकारों को चुनना है। चलिए, तो यहां पर हमने डीपीएसपी के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। बहुत से लोग हैं जिन्होंने डीपीएसपी को महत्वपूर्ण बताया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने उतना महत्वपूर्ण नहीं बताया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसकी आलोचना भी की, बहुत से लोग, पहले हम इन सारे टर्म्स पे बात कर लेंगे, हम फिर अनुच्छेदों पे चढ़ेंगे। हम देखेंगे समाजवादी, इसमें अनुच्छेद क्या है, गांधीवादी अनुच्छेद क्या है। हम इसमें देखेंगे कि भारत के संविधान में समाजवादी, गांधीवादी, फिर एक उदारवादी अनुच्छेद आते हैं, ये सारी चीजें क्या है। तो यहाँ पर हमने इतनी चीजें समझ ली है। मेरे ख्याल से बीच बीच में अगर आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि मतलब थोड़ा उबाऊ टाइप का है, तो फिर आप मुझे ज़रूर वीडियो में रिकमेंड करिए ताकि मैं चीज़ों को सुधार सकूं, क्योंकि मैं भी अभी समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको वीडियोस किस तरीके के बना के दूं, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखवाने वाला तो हूँ नहीं एक टर्म पूरा, तो उसी हिसाब से हमें इस क्लास को क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। तो चलिए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। तो राज्य की परिभाषा है क्या? यहां पर लिखा हुआ है कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के लिए जो परिभाषा दी गई है राज्य की, वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी दी गई है।
भाग 3 में अनुच्छेद 12 के लिए मौलिक अधिकारों के लिए भाग 12 में जो परिभाषा दी गई है वो राज्य की वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी होगी। और वहां पर क्या परिभाषा थी? वहां पर परिभाषा ये थी कि केंद्र की विधायिका तथा कार्यपालिका तथा राज्य की विधायिका तथा कार्यपालिका कौन कौन? केंद्र की, ध्यान से सुनिए और मन करे तो नोट कर लीजिए, केंद्र की विधायिका प्लस कार्यपालिका, राज्य की विधायिका प्लस कार्यपालिका, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी, वो सभी जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो क्या होंगे? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। और यही अनुच्छेद 36 में भी सेम चीज लागू होगी। मतलब आप इसे अनुच्छेद 36 की भी परिभाषा कह लीजिए। तो ये हो गई राज्य की परिभाषा जिसका हम कई बार प्रयोग करेंगे। आपको कभी प्रॉब्लम हो सकती है कि कई बार राज्य कहा जा रहा है, ये राज्य क्यों कहा जा रहा है? क्या ये राज्य उत्तर प्रदेश को कहा जा रहा है? दोस्तों हमेशा याद रखिए कि उत्तर प्रदेश एक प्रांत है। राज्य कहने का मतलब है भारत को एक राज्य कहा जा रहा है। स्टेट की परिभाषा आप देखेंगे जब कि एक राज्य की परिभाषा क्या होती है, यहां पर स्टेट का मतलब भारत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भारत की बात हो रही है। अलग अलग संदर्भ में हम बातें अलग अलग करते हैं और मुझे लग रहा है कि आपको उतनी समझ है कि हम कब के संदर्भ में बात कर रहे हैं। हमने आप अनुच्छेद 36 देख लिया। अब हम बढ़ेंगे अनुच्छेद 37 की तरफ। अनुच्छेद 37 की तरफ। अब अनुच्छेद 37 कौन सी बात करता है, इसे जरा समझने की प्रयास कीजिए। अनुच्छेद 37 क्या है? अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के समक्ष प्रवर्तनीय नहीं होंगे। यही बात हमने की थी। अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये न्यायालय के सम्मुख प्रवर्तनीय नहीं है, अप्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब अगर इनके किसी विधान का खंडन होता है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय के समक्ष प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसके साथ यह भी कहता है कि यह भारत के शासन में मूलभूत है और राज्यों का यह दायित्व है कि वह विधि बनाते समय, राज्य का यह दायित्व है कि वह विधि बनाते समय इन तत्वों को क्या करे? लागू करे। निश्चित तौर पर यह प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन जैसा कि यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीतियों को निर्देशित करता है, इसलिए राज्य का यह दायित्व है कि यह भारत के शासन में मूलभूत है। अतः राज्य का यह दायित्व है कि नीतियों को बनाते समय इनको ध्यान में रखे। यह समझ में आ गया? यह कौन सा अनुच्छेद था? 37। निश्चित तौर पर नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मैं फिर पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी राज्य का यह दायित्व है कि नीतियों को बनाते समय इन तत्वों को क्या करे? इन तत्वों को ध्यान में रखे। और याद रखिएगा, जब सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक निर्वचन करेगा, मतलब व्याख्या करेगा, तो इन तत्वों का प्रयोग, इन अनुच्छेदों का प्रयोग कर सकता है। तो यहां से हमने अनुच्छेद 37 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम 38, 39, 40, 41, 42 ऐसे करके चीजों को पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं दोस्तों अगर मैं चाहूं तो एक थोड़ा सा कैटेगराइजेशन अगर हम कर देंगे कि कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें गांधीवादी अनुच्छेद कहते हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें हम उदारवादी अनुच्छेद कहते हैं। जैसे गांधीवाद, गांधी जी से जो प्रभावित अनुच्छेद हों उन्हें गांधीवादी अनुच्छेद कहेंगे। जो अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांतों से प्रभावित हों उन्हें हम समाजवादी अनुच्छेद कहेंगे। तो यहाँ पर हम अनुच्छेद 38 से शुरुआत करते हैं। चलिए अनुच्छेद 38 से शुरुआत करें। दोस्तों यहाँ पर हम बेयर एक्ट का भी प्रयोग करेंगे ताकि चीज़ों को हम ठीक प्रकार से करें और किसी भी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश न हो। तो यहाँ पर से हम थोड़ा बेयर एक्ट की भी सहायता लेंगे। बेयर एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप भी रख सकते हैं। बेयर एक्ट क्या होती है कि संविधान के अनुच्छेद जो ओरिजिनल कॉपी में दिए होते हैं उसी फॉर्म में इस किताब में लिखे होते हैं। बेयर एक्ट बाइलिंगुअल होती है, हिंदी में भी मिलेगी और इंग्लिश में भी मिलेगी, और हम डायरेक्ट इसे किताब से देख के लिखेंगे क्योंकि इतने अनुच्छेद किसी को याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, और किसी भी प्रकार की गलती होने की कोई संभावना भी नहीं रह जाए। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 38 क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, लेकिन राज्य एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें क्या हो? लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना। यानी राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें लोक कल्याण की क्या हो? अभिवृद्धि की जाएगी। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 38 में कहा गया है। यह कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। मतलब क्या होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, मतलब सब में शामिल हो। ऐसी प्रभावी व्यवस्था बनाने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा।
स्थापना और संरक्षण करके क्या करेगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने का राज्य क्या करेगा, अनुच्छेद 38 की तहत प्रयास करेगा। इसके बाद इसमें एक टर्म बाद में जोड़ा गया था कि राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ते हैं तो वहां भी प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता की बात की गई है। यानी प्रतिष्ठा, सुविधा, आय और अवसर की जो असमानता है, राज्य इसे भी समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में ये किस प्रकार के अनुच्छेद है, ये समाजवादी पर आधारित है, समाजवाद पर आधारित है। समाजवाद का मूल क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, समाजवाद की बात की जाएगी। एक समाजवाद होगा, एक गांधीवाद हम पढ़ेंगे। ऐसे अनुच्छेद जो गांधी जी से प्रभावित है, जैसे अनुच्छेद 40, इसमें गांधी जी क्या कहते हैं, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की व्यवस्था है। गांधी कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित होगा, गांधीवाद से संबंधित होगा। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक समाजवाद व्यवस्था होगी, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हमने अभी देखा, ये समाजवाद के अंतर्गत आ जाएगी। एक और होगा इसमें उदार बौद्धिकवादी, हम इसे कहते हैं, हम उदारवादी लिख देते हैं लेकिन आमतौर पर उदार बौद्धिकवादी कहते हैं, लिबरल्स अप्रोच। इसमें क्या होगा, जैसे इसमें मान लो समान नागरिक संहिता, सभी के लिए समान नागरिक संहिता होगी। ये एक प्रकार से उदारवादी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, उदारवादी में आ जाएगा। आइए अनुच्छेद 39 पे बात करते हैं। आर्टिकल 39 क्या कहता है, पुरुष और स्त्री। आर्टिकल 39 में कई हैं, क ख ग घ अंग च, तो मैं जितना इंपॉर्टेंट है उतना बताने की कोशिश करूंगा आपको। 39 का ए क्या कहता है, थोड़ा सा व्यवधान के लिए खेद है दोस्तों, हम देख रहे थे समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी चीजों में व्यवस्थाओं को बांट कर रख रहे थे। हमने समाजवादी की बात की और थोड़ी गांधीवादी की बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल्स लगातार पढ़ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए उलझाऊ हो सकता है, उलझन वाली चीज हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे डिस्कशन करेंगे। अब जो आर्टिकल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से चलिए एक बार पूरे पे ही बात कर लेते हैं। पुरुष और स्त्री, आर्टिकल 39 का ए क्या कहता है, 39 ए क्या कहता है, 39 का ए कहता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अवसर। यानी कोई भी हो, पुरुष हो स्त्री हो, सभी को जीविका के पर्याप्त साधन मिलेंगे। यानी क्या कह रहा है, आमतौर पर सभी को रोजगार की बात कर रहा है, जीविका के पर्याप्त साधन सभी व्यक्ति को मिलेगा। और जब जीविका कहता है निर्वाह, तो यहां पर सिर्फ न्यूनतम मजदूरी नहीं हो जाती है कि रोटी, कपड़ा और मकान, यहां पर चीजें स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम चीजों से बढ़कर जुड़ जाती है। यानी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन देने की बात आर्टिकल 39A में कही गई है। 39B देखिए, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल कोई है 39B एंड C, याद रखिएगा, अभी बता के जा रहा हूं, बाद में एक जगह इसका उपयोग आएगा। इन दो आर्टिकल्स का इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व, समुदाय का भौतिक संसाधन यानी कोई भी ऐसा भौतिक संसाधन, राज्य का संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, कुछ भी हो, इनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से होगा जिससे कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साध सके। जैसे मान लीजिए कोई अगर एक जगह कोयले की खान है या कोई संसाधन है, तो उठाकर किसी भी उद्योगपति को ऐसे ही औने पौने दाम में नहीं दे दिया जाएगा, एक व्यापक टेंडर जारी किया जाएगा। राज्य का किसमें अधिकतम लाभ है ये देखा जाएगा, जिससे राज्य क्या कर सके, अधिकतम लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए संसाधन जुटा सके। ये बात अनुच्छेद 39B में की गई है। क्या कह रहा है अनुच्छेद 39B, कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा होगा जिससे सामूहिक हित को सर्वोत्तम तरीके से साधा जा सके। और 39C वहीं पे कह रहा है कि उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के विरुद्ध अहितकारी संकेंद्रण नहीं होगा। वही बात को थोड़ा घुमा के कह दे रहा है कि कोई भी लोकहित, कोई भी संसाधन है, अब उसका लोक अहितकारी संकेंद्रण नहीं होगा। यानी ऐसे किसी व्यक्ति, किसी शक्तिशाली को नहीं दिया जाएगा कि केवल उसका हित सधे, समाज का हित न सधे। 39B 39C है, इंपॉर्टेंट था ये दोनों आर्टिकल, याद रख लीजिएगा, आगे आएगा। फिर से एक बार पॉज करके चीजों को सुन लीजिए। अब देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जो वनडे में पूछता है,
और यहां से एक रेफरेंस जोड़कर आपको बताना था, इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट कहा था। 39D ये क्या है, महिला और पुरुषों को, मतलब ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39D कहता है। और ये जीविका के पर्याप्त साधन की बात करता है, यानी सबको रोजगार की बात करता है। और ये क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। कौन सा आर्टिकल, 39D इस बात को कहता है कि दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यानी पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेंगे। अब है अगला, अब छोड़िए जरा इंपॉर्टेंट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 39 क। अब देखिए, अब यहां पर एक हम नया आर्टिकल देखते हैं, इतना देख लिया 39 क। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप कहेंगे कि 39 क तो बता दिया था। जब भी कोई आर्टिकल ऐसे लिखा हो तो मान लीजिए कि वो इसका पार्ट है, 39 क ख ग घ ऐसे है, लेकिन जब कोई आर्टिकल संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा जाता है तो उसके लिए ये नहीं लगाते। तो 39 क जो विशेष रूप से है, 39A जिसे कैपिटल ए लिखेंगे, अब इंग्लिश में लिखेंगे तो इसके लिए कैपिटल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल। और इसके लिए लिखेंगे जब, तो 39 ऐसे लिखेंगे स्मॉल। ये वो वाला है जिसमें लिवलीहुड, जीविका के साधन की बात की गई है। पुरुष और नागरिकों, सॉरी पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होगा, ये इस 39 में क में कहा गया है। लेकिन जब इसकी बात आएगी तो ये अलग है, 39A अलग है। जो भी संशोधन के माध्यम से आएंगे उन्हें ऐसे ही लिखा जाता है, याद रखिएगा। ये टेक्निकल भूल कई छोटी किताबें करती हैं, लेकिन कोई भी संविधान संशोधन आप उसे ब्रैकेट में नहीं लिख सकते और स्मॉल नहीं लिख सकते। 39A है, 39A में क्या कहा गया है, 39A बात करता है कि निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। हम कैसे राज्य का आदर्श रख रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श रख रहे हैं। और एक लोक कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा, जब न्याय तक सभी की पहुंच बनेगी। जैसे किसी शायर ने कहा है, मुझे शायरी तो याद नहीं है लेकिन उसका वो याद है कि उसमें कहा क्या था, कहता है कि घर से बहुत पास है कोर्ट, लेकिन फिर भी फैसला आने में सालों लग जाते हैं, वहां तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। 20-20 साल, 30-30 साल आप पढ़े हुए हैं, न्यायिक व्यवस्था में दबी पड़ी है आपकी फाइल। न्याय व्यवस्था इतनी महंगी है कि आम व्यक्ति को न्याय ही नहीं मिल रहा है। तो इसी काम को सही करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 क में निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया था। किसे जोड़ा गया था, निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया था। और इसके लिए ये लिख लीजिए कि इसे कब जोड़ा गया था, 42वां, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन में निःशुल्क विधिक सहायता के इस टर्म को जोड़ा गया था। 39A है, याद रहेगा तो याद कर लीजिए। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, न्याय सभी को समान हो। कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय में मिली देरी अन्याय के समान है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम अगला देखेंगे, अब अगला देखेंगे अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 40। आप चीजों को रोककर आराम तरीके से समझ सकते हैं। आपको अगर लग रहा होगा कि चीजें बहुत ज्यादा उलझाऊ हैं तो ये आपकी गलती है। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों की बात करता है, ग्राम पंचायतों की बात करता है। ये गांधीवाद है, ग्राम पंचायत की बात करता है। मूल संविधान में पहले से ही जुड़ा था ग्राम पंचायत। गांधी भारत का सपना कहां से देखते हैं, गांव में देखते हैं। कुटीर उद्योग, संविधान में कहीं भी कुटीर उद्योग आएगा तो उसका मतलब क्या है कि गांधी आ गए वहां पर। कहीं भी ग्राम पंचायतों की बात आएगी तो हम मान के चलेंगे कि यहां पर गांधी जी की बात हो रही है। ये गांधीवाद है, गांधी का दर्शन है। ग्राम पंचायत भारत के अनुच्छेद 40 में था संविधान के, लेकिन चूंकि यह न्यायालय के सामने इन्फोर्सिएबल नहीं था, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, तो इन्हें लागू शुरू से ही नहीं कराया जा सकता था। इसीलिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए और इन संविधान संशोधनों के माध्यम से इसे ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद 243 में व्यापक व्याख्या वहां पर की गई है कि 29 विषय ग्राम पंचायतों के, 18 विषय नगर पालिकाओं के, ये हम बाद में देखेंगे।
यहां से इतना क्लियर हो गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की बात करता है, ग्राम पंचायतों का संगठन, गांधीवाद की बात करता है। आर्टिकल याद कर लीजिएगा। अब अनुच्छेद 41 पर आ जाइए, इसे मैं मिटा देता हूं, कितने पेज भरेंगे। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 क्या कहता है, आराम से देखिए, घबराइए मत, चीजों को समझते हुए चलिए, क्योंकि मैं खुद के लिए भी रिवाइज कर रहा हूं चीजों को कि हम कैसे करेंगे चीजों, क्योंकि देखिए बहुत ही इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति सारे आर्टिकल्स हमेशा नहीं रट सकता। जरूरी क्या है कि चीजों को कैसे समझना है। तो देखिए 41 क्या कहता है, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप आगे जाकर लिखेंगे, निबंध में भी लिखेंगे, चीजों को लिखेंगे। आप कहीं पे मान लीजिए महिला पुरुष समानता की बात कर रहे हैं, आप वहां पर आर्टिकल 39D लिख देंगे और कहेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हो रही है। आप कोई ऐसा निबंध लिख रहे हैं जहां पर ये समानता की बात लिख रहे हैं, आप इक्वल सोसाइटी की बात लिख रहे हैं, तो आप ये जरूर डाल सकते हैं वहां पर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, यानी कानून कहता है कि हम सभी को न्याय की पहुंच में रखेंगे। अब अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन इशूज, कुछ मामलों में या कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में, इन सर्टेन कंडीशंस, बेयर एक्ट रख लीजिए अगर क्लियर देखना है तो, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में काम, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब इसे कैसे देखेंगे, वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। कुछ दशाओं में राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन इशूज। इसे देखिए, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास के सीमाओं के भीतर, राज्य की जितनी आर्थिक सामर्थ्य होगा, कैपेबिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग काम पाने, उसके अकॉर्डिंग आपको काम देगा, कुछ दशाओं में उसके अकॉर्डिंग आपको काम देगा, शिक्षा उपलब्ध कराएगा और लोक सहायता। लोक सहायता का मतलब, पब्लिक असिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बेकारी की हालत में आपको सहायता देगा। जैसे मान लीजिए कई बार कैसा क्या होता है कि आपने सुना होगा कि बेरोजगार पेंशन, अगर कोई आपसे पूछ दे कि बेरोजगार पेंशन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जाते हैं, तो आपको यहां पर बताना होगा कि कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में वर्णित है। आप बता सकते हैं कि इसका वर्णन कहां है, कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में था, यानी हमें यहां से पेंशन मिलेगी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी पेंशन या सहायता, ये सारी चीजें, सारे असिस्टेंस किस में दिया जाता है, अनुच्छेद 41 के तहत दिया जाएगा। याद रखिएगा, पढ़ देता हूं इसको। बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अर्ह अभाव की दशाओं में, कोई विकलांग है उसके लिए दिया जा रहा है, लोक सहायता पाने के अधिकार को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। काम, दशाओं और शिक्षा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। दोस्तों अब हम आर्टिकल 42 की तरफ बढ़ेंगे। चीजें आसान है, अगर आसानी से करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आपसे कोई पूछेगा 41 किसके अंतर्गत आता है, तो आप कह सकते हैं ये समाजवाद की बात करता है, ये सोशल इक्वालिटी की बात करता है, तो ये भी समाजवादी के अंतर्गत ही आएगा। अब देखेंगे अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 ध्यान से समझिए, चीजों को आराम से समझिए और करते हुए चलिए। चलिए अनुच्छेद 42 क्या कहता है। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध। फिर से पढ़िए, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं। अब काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का मतलब क्या होता है, आपने बेजवाड़ा विल्सन का नाम सुना होगा, एक बहुत ही शानदार व्यक्ति, बहुत ही बेहतरीन आंदोलनकर्ता। किस लिए, भारत में प्रथा रही है मैला ढोने की, किसी के घर का मल कोई व्यक्ति धोता है तो ये क्या है, ये मानव गरिमा, मानव के अधिकारों के विपरीत है, के विरुद्ध है। अगर ऐसा होता है तो लोकतांत्रिक, न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन होता है, बल्कि इसके साथ ही मानवीय गरिमा, जो ह्यूमन डिग्निटी है, उसका भी पतन हो जाता है। सोचिए, अगर आपने कई बार शहरों में देखा होगा कि मेन होल खुले हुए हैं और उसको अंदर घुसकर कोई आदमी साफ कर रहा है, वास्तव में राज्य ने उस व्यक्ति के लिए वैसा सपना नहीं देखा था। लेकिन अगर ये चीज हो रही है तो दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन,
ये संविधान के क्या है, विरुद्ध है, ये मानव गरिमा के विरुद्ध है। ये केवल अनुच्छेद 42 के विरुद्ध नहीं है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के भी विरुद्ध है, जहां जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात की गई है और जहां ये बात की गई है कि राइट टू डिग्निटी, गरिमा के साथ जीने का अधिकार होगा, लेकिन वो कहां है, वहां पर डिग्निटी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यही बात है कि काम की न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जुड़ रही है वो क्या है, प्रसूति सहायता। अब कोई प्रसूति सहायता यानी महिलाओं को यह सहायता तब दी जाएगी, जैसे गर्भवती महिला को यह सहायता दी जाएगी, प्रसूति सहायता गर्भवती महिला को दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि 6 महीने की मतलब चीज 6,000 रुपए दिए जाते हैं, आई थिंक इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं हूँ, 6,000 रुपए दिए जाते हैं। फिर महिलाओं को, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में वर्क कल्चर है कि महिला काम कर रही है, तो महिला को गर्भावस्था के समय छुट्टी दी जाती है आमतौर पर। तो ये प्रसूति सहायता का हम वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 42 में देखेंगे। काम की मानवोचित और न्याय संगत दशाएं प्लस प्रसूति सहायता किसमें है, अनुच्छेद 42 में। अगर कोई पूछे अनुच्छेद 42 किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे ये भी समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ये नोट करते चलिए, 41 भी समाजवादी था, 42 भी समाजवादी था, 40 गांधीवादी था, 39 और 38 भी समाजवादी था। अब चलिए, अब अनुच्छेद 43 पे चलिए, एक एक आर्टिकल को आराम से देखिए ताकि चीजों को आराम से हम क्लियर करते चलें। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 43। अब आर्टिकल 43 की बात क्या की गई है, अब देखिए यहां ये समाजवाद का सबसे मुख्य अनुच्छेद है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए क्या होगी, निर्वाह मजदूरी। फिर वही निर्वाह मजदूरी की बात आ गई। मैंने कहा क्या कहा था, निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या होगा कि सिर्फ न्यूनतम मजदूरी नहीं है कि रोटी कपड़ा और मकान, ये क्या है कि शिक्षा स्वास्थ्य, इन सभी चीजों को इंक्लूड करने के बाद जो मजदूरी बनती है उसी को निर्वाह मजदूरी कहते हैं। कोई बस 2400 कैलोरी खा लेता है, ये राज्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो तो पशु भी पता नहीं कितने कैलोरी खा लेता है, काउंट करते रहिए। लेकिन व्यवस्था, कब हम किसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक राज्य कहेंगे, जब उस राज्य में व्यक्ति गरिमा के साथ जी सके, यानी डिग्निटी के साथ जी सके। इसका मतलब क्या होगा कि उसे शिक्षा का अधिकार हो, उसे रोजगार मिले, ऐसा रोजगार मिले जिसमें काम की न्याय संगत दशा हो, ऐसा रोजगार मिले जिसे उपयुक्त पैसा उसे उस कार्य का मिले। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने का काम करेगा। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, पता चले कि वो आपसे 10 घंटे काम ले रहा है, तो ये विधान के विपरीत है। एक प्रॉपर वर्क कल्चर बना हुआ है कि आप 8 घंटे का अगर काम करेंगे तो 8 घंटे काम करना है। अगर आपको एक दिन वीकली अवकाश मिलेगा तो मिलना ही चाहिए कंपनी एक्ट के तहत। आपको इसके अंतर्गत अगर जो भी गैजेटेड हॉलीडेज हैं उस पर अवकाश मिलना है तो मिलेगा। महिलाओं के लिए जो विशिष्ट प्रावधान है वो मिलेगा। तो इन्हीं सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अब चलिए, इस अनुच्छेद 43 को हमने देख लिया। अब अनुच्छेद 43 में 2 संशोधन हुए हैं, 2 संशोधन हुए। तो चलिए लिखते हैं 43 को। क्या यहां पर हम इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे, नहीं, इसी को 43A भी कह सकते हैं आप, या 43A। ब्रैकेट में बंद करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 43A क्या कहता है, कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों का भाग लेना। फिर से समझिए क्या है अनुच्छेद 43 से, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। जैसे मान लीजिए कोई उद्योग है, इसे ध्यान से समझिए, इसमें मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा। मान लीजिए कोई उद्योग है, कर्मचारी क्या है, केवल उद्योग का एक छोटा सा हिस्सा है कि वो अपना काम करेगा, काम करके चला जाएगा। पूरी कंपनी क्या सिर्फ मालिक की है, नहीं, उद्योगों के प्रबंधन मैनेजमेंट में भी कर्मकारों का क्या होगा, हिस्सा होगा। इसे हम समाजवादी विचार क्यों कहते हैं, आप कार्ल मार्क्स को पढ़िए। पूरी दुनिया में जब पूंजीवाद का राक्षस अपने चरम पर था और पूरे विश्व की व्यवस्था को परेशान कर रहा था या प्रभावित कर रहा था, तो कार्ल मार्क्स आए। विश्व में उनका एक स्टेटमेंट है कि विश्व के सभी मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ तुम्हारी बेड़ियां हैं, ये जकड़न है, लेकिन पाने के लिए संपूर्ण विश्व है। ये कार्ल मार्क्स का बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है।
कार्ल मार्क्स अपने स्टेटमेंट से बताना चाहते हैं कि मजदूरों एक हो जाओ, यानी जो तुमसे 16 से 18 घंटे काम कराए जाते हैं, तुमसे मानवोचित और न्याय संगत अधिकारों के विरुद्ध काम कराए जाते हैं, किसी भी अंधेरी कोठरियों में तुम्हें रखा जाता है, निम्न जीवन की दशाओं में रखा जाता है, ये मत करो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। आमतौर पर ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये चीज जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है? सॉरी, एक सेकंड मैं क्लियर करता हूं। नहीं दोस्तों, ये जोड़ा गया था उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। नोट कर लीजिए, पूछ सकता है आपसे, 42वां संविधान संशोधन 1978। मैंने कहा था, क्या कहा था कि उद्योग के प्रबंधन में अब कर्मकार भी भागीदारी लेंगे। जरूरी है, आप किसी तरह किसी भी कंपनी से किसी भी कर्मचारी को यूं ही बाहर नहीं कर सकते। आपको अगर बड़ी कंपनी, आपको ट्रेड यूनियन को जवाब देना पड़ता है, तमाम चीजें करनी पड़ती है, तो ये सारी चीजें हम याद रख के चलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से पढ़ लिया उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। अब हम अगले अनुच्छेद की तरफ चलेंगे। चलिए आइए, अगला अनुच्छेद हम 43 का बी देखते हैं। मैंने कहा था कि इसमें दो हैं, 43 बी या फिर इसी को 43 ख कहेंगे। कोष्ठ में नहीं बंद करना है, क्योंकि क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। 43 बी क्या है? 43 बी में जो है उसे यहां पर इसमें लिख देता हूं, सहकारी समितियां। सहकारी समितियों का वर्णन किस में आएगा? 43 बी में आएगा, 43 ख में आएगा। क्लियर है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो आप पूछेंगे इसे कब जोड़ा गया, तो मैं इसे भी बता दूं आपको कि कब जोड़ा गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जोड़ा गया है 97वां। दोस्तों ये पीसीएस 2022 में आई थिंक ये पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। 97वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कारण क्या है मैं बताता हूं अभी क्यों इंपॉर्टेंट है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसे जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सहकारी समितियों के लिए अलग से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रीज का गठन कर दिया गया है और इस मंत्रालय को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ही लीड कर रहे हैं। तो ये भी क्लियर कर लेना, 43 बी में आएगा ये आर्टिकल। कोऑपरेटिव कमिटीज, सहकारी समितियों का संवर्धन। सहकारी समितियां होती क्या हैं? जैसे मान लीजिए किसी के पास, मैं एकदम सिंपल सा उदाहरण देता हूं, किसी के पास 5 रुपए है, किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 20 रुपए है, तो क्या वो व्यक्ति कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसे कुछ लाभ हो? उस 10 रुपए से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करी जा सकती। लेकिन मान लीजिए कुछ 10 लोग मिले, 20 लोग मिले और उन्होंने 100-200 रुपए इकट्ठा किया, तो कम से कम वो, या इसे और थोड़ा सा बड़ा अमाउंट रखते हैं, किसी के पास 5,000 है, 10,000 है, लेकिन सब लोगों ने मिलकर 50-60 हजार का एक फंड इकट्ठा किया, तो एक बहुत ही छोटा व्यवसाय ही सही लेकिन वो शुरू कर सकते हैं और उस शुरू करने के बाद जो भी लाभ होगा उसे आपस में बांट सकते हैं। इसे कोऑपरेशन कहते हैं। जैसे भारत की खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप याद रखिएगा कि भारत की खेती की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास सीमांत कृषक है, हमारे पास मार्जिनल फार्मिंग है। भारत की 86% कृषक व्यवस्था मार्जिनल फार्मिंग पे आधारित है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो फिर सोचिए कि कृषि में उन्नति कैसे होगी। छोटे छोटे खेत हैं, आधे मंडे के, आधे बीघा के, लोगों के पास इतनी छोटी छोटी खेतें हैं। सीमांत कृषक का मतलब होता है 1 हेक्टेयर से कम भूमि आमतौर पर, लेकिन छोटे खेत हैं तो कैसे उत्पादन बढ़ेगा, क्या उस पर इनोवेशन किया जाएगा? वो तो निर्वाह मजदूरी में ही सब कुछ बीत जाएगा। लेकिन अगर मान लो 10 किसानों ने मिलकर आपस में कोऑपरेशन करके चीजों को किया तो इसे हम कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। आमतौर पर कोऑपरेशन इसी का उदाहरण है। भारत में एक कंपनी आती है, रोज सवेरे हर दुकान पर अपना प्रोडक्ट पहुंचाती है, इसे हम अमूल कहते हैं, जिसका पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है। इतना बड़ा ब्रांड है लेकिन एक समय कुछ लोगों द्वारा शुरू की गई एक कंपनी थी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहां पर हमने चीजों को देख लिया। चलिए आइए अब अनुच्छेद 43 करने के बाद इसमें हमने कौन सा अनुच्छेद देखा था? 97वां 2011। अब हम अनुच्छेद 44 की तरफ बढ़ते हैं। नागरिकों के लिए समान संहिता, सबसे बर्निंग आर्टिकल अनुच्छेद 44। इस समय सबसे ज्यादा बात अगर देश के संविधान, देश की व्यवस्था में किसी आर्टिकल की हो रही है तो अनुच्छेद 44। ये क्या है? समान विधिक। अब ये आर्टिकल अपने आप में इतना बड़ा है कि इस पे एक पूरी 1-2 घंटे की क्लास ली जा सकती है, और फिलहाल हम इसको ऐसे पढ़ नहीं रहे हैं तो मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। हम एक क्लास इस पे स्पेशल पढ़ सकते हैं कभी। समान विधिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे यूसीसी भी कहते हैं, क्या भारत में लागू होनी चाहिए? यानी सभी के लिए पूरे देश में एक समान सिविल कानून, नागरिक संहिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
फिलहाल ये इसमें डीपीएसपी में है तो मतलब नहीं है, क्योंकि न्यायालय के सामने प्रवर्तनीय तो है नहीं डीपीएसपी। तो समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होगा? विवाह के नियम, विवाह विच्छेद यानी तलाक के नियम, अन्य सिविल संहिता, अन्य सिविल कानून, या इसके अलावा आप उत्तराधिकार के नियम, किसी को गोद लेने के नियम, ये सारी चीजें क्या है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आएंगी। लेकिन इन पे सभी धर्मों के लिए, सभी समुदायों के लिए, वर्गों के लिए कानून अलग अलग है, अलग अलग है दोस्तों। हमने देखा था भारत के संविधान का अनुच्छेद याद करिए 26, वो कहता है कि सभी धर्मों के समुदायों को यह स्वतंत्रता होगी कि अपने धार्मिक मामलों का स्वतः नियंत्रण, स्वतः मतलब उसका क्या करें? नियमन विनियमन करें। अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तो सभी के साथ समान व्यवहार कैसे हो सकता है? समान विधिक संहिता कैसे हो सकती है? और देश इतना डाइवर्स है, डाइवर्सिटी ही यूनिटी का अगर आधार हो, विविधता, तो अनुच्छेद 44 को कैसे लागू कराया जा सकता है? समान विधिक संहिता कैसे लागू कराई जा सकती है? लेकिन सिर्फ ये मामले का एक पक्ष है। एक दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि भारत के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता की बात की जाती है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की जाती है। और अगर विधि के समक्ष सभी समान हैं तो कैसे केवल इस आधार पर समानता से वंचित किया जा सकता है? मुस्लिम महिला 3 तलाक का मुद्दा सबसे ज्यादा वायरल हुआ, क्यों? शाहबानो केस को पढ़िए, इसी मामले से रिलेटेड है। और भी एक सरला मुदगल केस है, आई थिंक, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, सरला मुदगल केस इसी मामले से है। ये सारे मामले क्यों संबंधित हैं कि 3 तलाक करके अगर आप किसी महिला को हटा दे रहे हैं, उसके बाद उसे आप जीवन भर पुरुष अधिकार नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत तो आपको देना पड़ेगा, मुस्लिमों को नहीं देना पड़ रहा है अपनी महिलाओं को। तो आमतौर पर ये अलग अलग कानून बन गए और मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 14 के तहत खंडन हो गया। हम किसी दिन और अनुच्छेद ये यूसीसी पे डिटेल बात करेंगे, आज इतना ही कर पाएंगे क्योंकि ये क्लास इतनी तक ही सीमित होगी। अगर कोई पूछा जाएगा अनुच्छेद 44 किस में आता है, तो ये उदारवादी बौद्धिक अधिकारों में आएगा। उदारवादी बौद्धिक अधिकार, उदारवादी बौद्धिक अधिकार में इसे रखिएगा। 43 को किस में रखिएगा? समाजवादी में रखिएगा। चलिए थोड़ा सा तेज करते हैं। 45 क्या है? 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की बाल्यावस्था के लिए देखरेख। पहले ये 614 था, अनुच्छेद कौन सा हम देख रहे हैं? 45 देख रहे हैं। 6 से 0 to 6 वर्ष की आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख के लिए यह प्रावधान करता है। पहले 0 से 14 था, लेकिन आमतौर पर जब 6 से 14 को राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत लाया गया तो यहां 0 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात की गई है। अनुच्छेद 45, इसे एक बार पढ़ देता हूं जल्दी से। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया जाना, ये किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है। पहले ये डीपीएसपी में था तो लागू नहीं कराया जा सकता था। अब राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के राज्य में शिक्षा प्रदान करने का यह राज्य का दायित्व हो गया, राइट टू एजुकेशन। तो 6 से 14 तो यहां चला गया, तो अब 0 से जो 6 है वो यहां रह गया, पहले 0 से 14 था। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये चीज हुई थी कि 6 से 14 वर्ष को राइट टू एजुकेशन बनाया दिया गया था और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू भी कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें मैंने मौलिक अधिकार में पढ़ाई है, तो यहाँ बहुत ज्यादा घिसने से कोई फायदा नहीं। चलिए हम आगे देखते हैं, अगला हम टॉपिक देखते हैं। आर्टिकल 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की समृद्धि। किसको किसको कह रहा है? एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को, 3 वर्गों की बात कर रहा है। एससी, एसटी और ओबीसी, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। जब हम भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे या 16 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, यानी पिछड़ी जाति का आधारण कैसे होगा कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो वर्ग पिछड़े हों, सामाजिक और शैक्षणिक अधिकार आधार पर, उन्हीं को राज्य ओबीसी मानकर उन्हीं को क्या दे सकता है? आरक्षण दे सकता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को। लेकिन भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 डीपीएसपी जो लागू तो नहीं होता, लेकिन ये बात कहता है कि सामाजिक, और यहां पर क्या है? 2 प्रावधान क्या है यहां पर? 2 जो प्रावधान है इसके लिए वो है कि दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी, यानी एजुकेशनली, और अर्थ यानी कि इकोनॉमिकली जो पीछे हैं, इन वर्गों को क्या करेगा? उन वर्गों के लिए राज्य प्रावधान करेगा। आज जो आप देखते हैं ना कि 10% आरक्षण मिल रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस,
ईडब्ल्यूएस का प्रावधान आप मौलिक अधिकार के हिसाब से लागू नहीं करा सकते, क्योंकि वहां पर सामाजिक और शैक्षणिक अधिकार पर आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान था। यहां पर इकोनॉमी का आधार पर आप दे रहे हैं, तो इसकी व्याख्या आप अनुच्छेद 46 में पाएंगे। कहां पाएंगे? अनुच्छेद 46 में पाएंगे, क्योंकि यहां पर शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात की गई है। आर्टिकल 46 क्लियर हो गया? आर्टिकल 46 आई थिंक क्लियर हो गया। ये किस में आएगा दोस्तों? आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 आएगा, सॉरी, आर्टिकल 46 गांधीवादी सिद्धांत है। आमतौर पर अगर कहा जाए तो गांधीवादी सिद्धांत है। आर्टिकल 47 पे चलते हैं। आर्टिकल 47 बहुत जल्दी देखते हैं कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य क्या होगा? कि पोषाहार स्तर को लेवल करे, ऊंचा करे, मतलब न्यूट्रिशियस फूड दे हमें। कैसा खाना दे? न्यूट्रिशन से भरपूर हो जो। जैसे इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों, जैसे भारत के संविधान में कहा जाएगा कि कहाँ कहा गया है कि आप मादक पेय, शराब, मदिरा, ये सारी चीजें वर्जित की गई हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 47 में ये क्या कहता है? अनुच्छेद 47 नोट कर लीजिए। कहता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर, यानी कैसा फूड देगा, कि द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, the state shall regard the raising of level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health। पोषाहार स्तर को ऊपर करेगा, उनके स्वास्थ्य को सुधार करने का काम करेगा, तथा विशिष्टया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजन से भिन्न रखेगा उन्हें। आर्टिकल 47 आमतौर पर यह क्या कहता है? 47 क्या कहता है? मादक पेयों, यानी शराब वगैरह अगर पूछा जाएगा, भारत के संविधान में प्रतिबंध करने की बात की गई है। कहां? 47 में। गांधी जी कहते हैं मदिरा मत पियो, तो गांधीवादी आधार हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? गांधीवादी अधिकार, 47। अब 48 चलिए। 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं बिल्कुल। कृषि और पशुपालन का संगठन, घबराना नहीं है, हम इसे खत्म करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कि कृषि और पशुपालन का संगठन करना है। किसका? कृषि और पशुपालन का संगठन। पढ़िए इसे। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको स्टेटमेंट मिलेगा। आपने पढ़ा होगा कि गौ हत्या पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में नहीं है? आर्टिकल 48। लेकिन वहां पर सिर्फ गौ की बात नहीं की गई है, सभी दुधारू पशुओं की बात की गई है। मैं पढ़ता हूं। कृषि और पशुपालन का संगठन, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। क्या कह रहा है? कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों से करेगा। किसे? कृषि। जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। कृषि और पशुपालन को किस पद्धति से करेगा? वैज्ञानिक पद्धति, यानी साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धति। जैसे मान लीजिए कृषि में हम ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन एक है, स्प्रिंकलर सिंचाई कर रहे हैं। ये सारी पद्धति अगर हम कृषि में कर रहे हैं तो ये क्या है? किस प्रकार की पद्धति है? हम अभी से मान के चलेंगे कि ये वैज्ञानिक पद्धति, इसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में है कि कृषि को आप वैज्ञानिक पद्धति से करें ताकि कृषि में उन्नत व्यवस्था है। आप ड्रिप इरिगेशन लाएं, आप स्प्रिंकलर सिंचाई लाएं, आप उन्नत खादों का प्रयोग करें, आप हाई यील्ड वेराइटीज यानी उच्च प्रजाति के बीजों का क्या करें? आप प्रयोग करें। वैसे ही पशुपालन को भी रखिए। पशुपालन में क्या है? पशुपालन में जेनेटिकली आप चीजों को क्या करें? संवर्धित करें। जेनेटिकली जीएम, हमने जीएम मस्टर्ड पढ़ा है। जेनेटिकली मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब सरसों का तेल, ऐसा बनाया जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाई करके। आपने जीएम कपास के बारे में सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास, जो बीटी कपास आता है। आमतौर पर बीटी इसलिए कहते हैं कि बैसिलस थ्रूगेंसिस उसका नाम होता है, उसमें बैक्टीरिया होती है। आमतौर पर जेनेटिकली मॉडिफाइड के अंतर्गत क्या होता है कि उसके जीन में कुछ संशोधन किया जाता है। तो ये बायोलॉजी का विषय हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक पद्धतियों से करने पर बात की गई है। लेकिन आगे और क्या कहता है? कहता है कि विशिष्टता गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के नस्लों का परिरक्षण करेगा। गाय, यहाँ पर स्पेशल मेंशन है, गाय और बछड़ों, गाय और उसके बछड़ों की बात की गई है, तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों, इसमें बकरी वगैरह सभी आ जाएंगी, का परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए भी कदम उठाएगा। कौन उठाएगा? राज्य उठाएगा। यह अनुच्छेद 48 है। अगर आपसे कोई पूछा जाए गौ हत्या भारत के संविधान में कहां नहीं है, तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 48 इसकी बात करता है। कौन सा आचरण है? गांधीवाद है ये, कि गांधी भी पशु हत्या का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अनुच्छेद 49 पे चलते हैं। नहीं, आर्टिकल 48 को भी देख लीजिए, एक संविधान संशोधन यहां भी हो गया था।
और यहाँ एक चीज जोड़ी गई, क्या जोड़ी गई? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का अनुरक्षण और संरक्षण, सॉरी, पर्यावरण का संरक्षण करना, राज्य का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना और संवर्धन करना, यानी उसको बढ़ाते भी रहना, और वन और वन्य जीवों की भी रक्षा करना, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। न सिर्फ जंगलों को बल्कि वन जीवों को भी बचाना हमारा क्या है? उद्देश्य होगा। आर्टिकल 48 क में है। इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976। एक बार लिख देता हूं, ये क्या है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। दोस्तों मैं सबसे ये कहूंगा कि अगर आप लोग चीजों की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वालिटी का अपने पास बेरख जरूर रखिए, क्योंकि वहां पर चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। संरक्षण और संवर्धन करना है किसका? पर्यावरण का। आर्टिकल 48 में ये बात आपसे कही गई है। इसके साथ ये भी कह रहा है कि वन और वन्य जीवों की रक्षा, वन की भी रक्षा करना है हमें, वाइल्ड की और वाइल्ड लाइफ की भी, वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी है। किसमें है? आर्टिकल 48 के में है, क में है, सॉरी। ये ऐसी चीजें हैं दोस्तों कि हम हमेशा ये सोचते रह जाते हैं लेंदी है और चीजों को छोड़ देते हैं और हमेशा याद नहीं होता। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय देकर देख लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इतने अमेंडमेंट हुए ना 42वें संविधान संशोधन में कि इसे मिनी संविधान ही कह दिया गया। अब हम आएंगे 49वें पर। 49वां कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व का, अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, मॉन्यूमेंट जिसे हम कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद पार्क जाइए बगल में, हम प्रयागराज की भूमि में, वो क्या है? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। वो भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का एक क्या है? वर्णन है, एक दृश्य है, एक शानदार मतलब क्या है? उपलब्धि है। हम कहेंगे कि संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेंगे। किसका? संस्थानों, स्मारकों और वस्तुओं का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। राष्ट्रीय महत्व की जो भी संस्मारक होंगे, जो भी स्थान और वस्तु होगी, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक, स्थान और वस्तु, इन सभी का संरक्षण क्या होगा? हमारा दायित्व होगा। और जैसा कि हम कभी कभी जाते हैं और किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक पे या उसके बगल में जो हम अपनी यादों में जो लिख जाते हैं, उसको लिखना भी क्या है? उसको लिखना भी इन चीजों का अपमान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का उल्लंघन है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे, 2 आर्टिकल और बचे हैं, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। अगर अनुच्छेद 49 पूछा जाएगा किसमें है, तो उदारवादी है, उदारवादी विचार के अंतर्गत आएगा 49। 48 पर्यावरण संवर्धन, 48 का क, ये भी उदारवादी के अंतर्गत ही आएगा, याद रखिएगा। अब हम बढ़ गए 50। 50 क्या कहता है? 50 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 50 और 51 दोनों इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 कहता है, मैंने कई बार इसे बताया है, कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करो। एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। न्यायपालिका, दोनों को एक दूसरे से क्या करो? अलग करो। कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक दूसरे से पृथककरण। कह रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका का पृथककरण किससे? फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से अलग करना। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रहेगी तो वो कार्यपालिका और विधायिका के अनुचित कार्यों पर हस्तक्षेप कैसे करेगी, रोक कैसे लगाएगी? इसीलिए अनुच्छेद 50 किसकी बात करता है? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात करता है, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करता है। आप जब एक व्यक्ति को पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉन्टेस्क्यू, क्या नाम है इनका? मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, हाँ ऐसे लिखेंगे, मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस के बहुत बड़े विचारक हैं, बहुत बड़े विचारक थे, फ्रांस की क्रांति से पहले आए थे। इनकी एक बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने कहा था सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के बंटवारे की बात की थी।
पहली बार, याद रखिएगा, इसे नोट कर सकते हैं आप मॉन्टेस्क्यू की बुक। तो यहां पर भी हमारे यहाँ कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की किस अनुच्छेद में बात है, अनुच्छेद 50 में। नोट करिएगा, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। मतलब कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य क्या उठाएगा, कदम उठाएगा। अब हम आ गए आर्टिकल आखिरी यानी अनुच्छेद 51 पे। अब हमें अनुच्छेद 51 पढ़ना है, अनुच्छेद 51 पे आर्टिकल 51। अब ये अनुच्छेद 51 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कई बार पूछा जाता है कि भारत की विदेश नीति से संबंध कौन सा आर्टिकल है, आप कहेंगे अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51। ये क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये भारत की विदेश नीति को बता रहा है, सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 50। क्या कह रहा है कि विश्व स्तर पर भारत का यह उद्देश्य है कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति करे, सुरक्षा की अभिवृद्धि करे। अगर आप एक दायित्व देखेंगे ना, भारत जब आजाद हुआ, थोड़ा सा 2 मिनट अब डिस्कशन करेंगे, यहां से चीजें समाप्त हो गई, कैसे है चीजें, कैसे चलेंगी। भारत जब आजाद हुआ तो एक नया देश, नई उम्मीदें, बहुत सारे भार, बहुत सारे सपने, ये सब सामने थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये देख रहे थे कि भारत का भविष्य अगर उज्जवल करना है तो हमें विश्व के मामलों में हस्तक्षेप करना होगा, हमें विश्व के मामलों से सीखना होगा। और इसमें यह भी जरूरी था कि हमारे जो अनुभव रहे हैं, औपनिवेशिक अनुभव, हम उससे आगे बढ़ के भी काम करें। जैसे भारत के साथ बहुत सारे एशियाई देश इस दौरान आजाद हुए, बहुत सारे अफ्रीकन देश आजाद हुए, जिन्हें हम एफ्रो एशियन कंट्रीज कहते हैं। अब ये जरूरी था कि इन देशों को विश्व के पटल पर कोई नेतृत्व मिले, विश्व के पटल पर क्या मिले, कोई नेतृत्व मिले। और भारत ने विश्व के पटल पर उनका नेतृत्व करने की एक प्रकार की क्या की, जिम्मेदारी ली। आप इसके लिए अगर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन पढ़ेंगे, नाम जिसे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, इसका मूल अवधारणा यही था कि विश्व में कोल्ड वार, शीत वार की विसंगतियों में पड़े बिना, यानी यूएसए और यूएसएसआर जिसे हम आज रूस कहते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक पक्ष को चुने बिना हम स्वतंत्र रूप से कमजोर राष्ट्रों को एक जगह जोड़कर अपना एक अलग से पक्ष तैयार करेंगे कि हम दो, कहते हैं ना कि एक कहानी है, एक उदाहरण है कि दो हाथी आपस में मोहब्बत करें या फिर झगड़ा करें, घास को मरना ही पड़ता है। तो हमें घास नहीं बनना है व्यवस्था में, हमें अपना एक अलग से अपना एक दल तैयार करना होगा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुटनिरपेक्ष संगठन बिल्कुल वैसा ही एक क्या थी, अवधारणा थी, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। बांडुंग सम्मेलन, इस बारे में आप पढ़ेंगे, बेलग्रेड सम्मेलन पढ़ेंगे। 1954 में आप पढ़ेंगे इसी के संबंध में भारत की विदेश नीति को जो आज भी तत्व निर्धारित करती है, उसे हम उसे हम कौन सा सम्मेलन कहते हैं, उसे हम दोस्तों पंचशील समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचशील समझौता कहते हैं। भारत की विदेश नीति पर हम चले गए, लेकिन चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। पंचशील समझौता 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और अगर मैं सही सोच रहा हूं तो उस समय चीन के प्रीमियर चाउ एन लाई थे, आई थिंक, इन दोनों के बीच में यह समझौता हुआ था, जिसमें बात की गई थी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब मेरा भी वतन तेरा भी वतन, तुम भी बने रहो और हम भी बने रहें, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की गई। अनाक्रमण की बात की गई, यानी हम एक दूसरे के देशों पर हमला नहीं करेंगे, आपसी सामंजस्य से हम मतभेदों का निपटारा करेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि हम एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, रीजनल इंटीग्रिटी और संप्रभुता, सॉवरेनिटी का सम्मान करेंगे। ये सारी चीजें की गई। यानी भारत का जो पूरी विदेश नीति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कहती है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 51 भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन है इसके अलावा जो हम करके चीजों को यहीं पर समाप्त कर लेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन है इसमें ताकि हम चीजों को समाप्त कर पाए। निदेशक तत्वों को हमने तीनों में बांट कर देख लिया, निदेशक तत्वों को थोड़ा सा समझ लिया। अब निदेशक तत्वों की थोड़ी सी आलोचना भी होती है, हम उसे भी देख लेते हैं। जैसे आलोचना करने का एक अधिकार है कि कोई न्यायिक शक्ति नहीं दी गई है। कोई न्यायिक शक्ति नहीं देने का मतलब
आप इसे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं करा सकते तो फिर लाने का मतलब क्या है। जैसे एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए अगर कहीं नोट कर पा रहे हैं तो, केटी शाह साहब का। केटी शाह साहब क्या कहते हैं? केटी शाह साहब का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। केटी साहब कहते हैं कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ये कौन कहा? केटी शाह ने कहा है। केटी शाह ने कहा है एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान है उन्हें तभी लागू कराया जा सकता है जब क्या होगा? जब राज्य चाहेगा। तो वही है ना कि चेक बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो केटी शाह का बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है। इसी के साथ टीटी कृष्णामाचारी कहते हैं कि भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर है, कि जितने हमारे दिल में मन में भावनाएं आई हमने सब उड़ेल दिया। कौन कह रहा है? टीटी कृष्णामाचारी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर है। देखिए संविधान में भी अलग अलग मत थे, कुछ मामलों का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। और किसी भी देश का एक अच्छा संविधान या एक अच्छी व्यवस्था तभी बनाई जा सकती है जब विभिन्न मतों का समावेश हो, क्योंकि ह्यूमैनिटी में कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं होता, अनेक मतों से चलकर ही चीजों तक पहुंचा जा सकता है। अब हम इसमें दोस्तों आई थिंक हमने नीति निर्देशक तत्वों को भी पूरे तरीके से समाप्त कर लिया है। अब इसमें कुछ नहीं बचा और यहाँ पर हम निर्देशक तत्व की ये क्लास समाप्त करेंगे। आप ऑल एग्जाम्स PYQ के हमारे चैनल पर ये पढ़ रहे थे। हम जैसा कि हमने कहा था कि हम अनुच्छेद किसी भी एक चैप्टर की पूरी व्याख्या कराएंगे और उस व्याख्या करने के बाद हम उसके प्रश्न कराएंगे। अब हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है और हमने इससे रिलेटेड एक क्लास भी बना ली है, जहाँ पर जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़कर, आप MCQs को पढ़कर चीज़ों को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलूंगा आपसे एक और क्लास में। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारे टीम का एफर्ट आपको अगर अच्छा लग रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हम पूरी पॉलिटी पूरे चैप्टर के दौरान चीज़ों को समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।